वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेंडर एंड डेवलपमेंट के बारे में। हम सभी डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं, जहां पर एक पॉजिटिव प्रोग्रेस के बारे में बात की जाती है। हमारे सोसाइटी में हर टाइम पीरियड पर ही डेवलपमेंट होता गया है और इसी के साथ जो जेंडर है ये भी रिलेटेड है। हम अगर पुराने दिनों की बात करें, वहाँ पर महिलाओं को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, उनको इतना ज़्यादा इंक्लूड नहीं किया जाता है। लेकिन आज के टाइम पर हम देखते हैं कि जेंडर के रिलेटेड या फिर जो भी महिलाएं हैं उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो आज के इस क्लास में किस तरीके से अलग अलग फेजेस में अलग अलग तरीके से अलग अलग पर्सपेक्टिव अप्रोचेस यूज करके जेंडर और डेवलपमेंट को सोचा गया है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के क्लास में पहले हम देखेंगे कि जेंडर और डेवलपमेंट का क्या रिलेशन है, हिस्ट्रिकली किस तरीके से यहाँ पर हम बदलाव देखते हैं, पेट्रियार्कल सिस्टम में किस तरीके का प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, फिर देखेंगे एजेंसीज ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट पैराडाइम है इस जेंडर एंड डेवलपमेंट के रिलेटेड। पहला है वुमेन इन डेवलपमेंट, दूसरा है जेंडर एंड डेवलपमेंट। वुमेन इन डेवलपमेंट से जेंडर एंड डेवलपमेंट तक किस तरीके से बदलाव लाए गए, किस वजह से ये सारे चेंजेस आए थे, ये भी हम डिस्कस करेंगे। फिर आखिर में देखेंगे जेंडर डेवलपमेंट एंड जस्टिस। जस्टिस के साथ जेंडर और डेवलपमेंट का क्या रिलेशन है, जस्टिस के द्वारा हमारा जेंडर और डेवलपमेंट किस तरीके से बदला है, इसके ऊपर भी फोकस करेंगे। तो आज का ये जो क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारे चीज़ें समझेंगे। आप लोगों को शायद नोट्स थोड़े ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिले, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये शॉर्ट में मैं ख़त्म नहीं कर सकता हूँ। तो थोड़ा डिटेल में हमें चीज़ों को समझना होगा और एग्ज़ाम में इसी डिटेल से हमें क्वेश्चन पूछी जाती है। तो इस क्लास को ज़रा भी लाइटली मत लीजिएगा, ये आप लोगों को थोड़ा टफ लग सकता है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आज का ये जो सेशन है ये हम शुरू करते हैं। जेंडर एंड डेवलपमेंट। जेंडर एंड डेवलपमेंट का जो रिलेशन है ये बहुत पुराने ज़माने से हमें देखने को मिलता है। हम अगर डेवलपमेंट की बात करें, हमारे सोसाइटी में हम हर स्टेट में अलग अलग तरीके का डेवलपमेंट्स होते गए हैं। इसी के साथ साथ ये जो हमारा जेंडर का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर जेंडर जैसे हमारा यहाँ पर मास्कुलिनिटी, फेमिनिनिटी, इस तरीके का जो जेंडर है इसमें भी लोगों के सोच विचार में भी थोड़ा बदलाव हम देखते हैं। यहाँ पर एकदम पुराने ज़माने की अगर हम बात करें, वहाँ पर हम पेट्रियार्कल सिस्टम देखते हैं, जहाँ पर जो मेल है वो डोमिनेट करते थे, वही सारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में होते थे। लेकिन आजकल धीरे धीरे वो जो अप्रोच है, पेट्रियार्कल अप्रोच है, उस अप्रोच में हम बदलाव देखते हैं और आज के टाइम पर हम सारे लोगों को इकट्ठा मिलाकर चलने की बात करते हैं। महिलाओं को भी समान हक दिया जाता है, वो लोग अगर कोई काम करते हैं उनको भी समान पे दिया जाता है। लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था। तो जेंडर और डेवलपमेंट का रिलेशन हम बहुत पुराने हिस्टोरिकल टाइम से देखते आ रहे हैं। इसके रिलेटेड दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराडाइम्स है जो हमें देखने को मिलता है। एक है वुमेन इन डेवलपमेंट और दूसरा है जेंडर एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर वुमेन इन डेवलपमेंट में मेनली फोकस किया था कि महिलाओं को किस तरीके से डेवलपमेंट का हिस्सा बनाया जाए। फिर जेंडर एंड डेवलपमेंट में दोनों जेंडर यानी कि जो मेल और फीमेल है, ये दोनों को एक साथ लेकर हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ पर जेंडर इक्वलिटी के ऊपर भी फोकस किया गया था। तो ये जो दोनों शिफ्ट है इसको हमें थोड़ा डिटेल में समझना होगा। अब देखते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड इम्पैक्ट ऑफ पेट्रियार्की। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट यानी कि हमारे पुराने ज़माने में किस तरीके का सोच थी, किस तरीके से ये जो जेंडर एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है ये आगे बढ़ा था। ये पार्ट को हम थोड़ा शॉर्ट में ही समझने की कोशिश करेंगे। डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट होता है हमारा प्रोग्रेस, कोई भी पॉजिटिव चेंज अगर हमारे सोसाइटी में हो, सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन में, यहाँ पर पीपल, कम्युनिटी या फिर नेशन, किसी भी
पार्टिकुलर एक सिचुएशन में एक पार्टिकुलर ग्रुप का अगर सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन में बदलाव आए, वो भी पॉजिटिव चेंज हो, तब हम इसको कहते हैं डेवलपमेंट। यहाँ पर अगर हम एकदम पुराने ज़माने की बात करें तो वहाँ पर डेवलपमेंट के साथ जेंडर इतना ज़्यादा रिलेटेड नहीं था। जेंडर खासकर जो महिलाएं हैं उनको इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं किया जाता था इस तरीके का चीज़ों में। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई, लोगों को पता चलने लगा कि महिलाएं भी समान योगदान दे सकती है हमारे समाज के डेवलपमेंट के लिए। इस वजह से धीरे धीरे उनको इस डेवलपमेंट का हिस्सा बनाने के लिए कोशिश की गई। हर जगह पर, हर अलग अलग कंट्रीज में अलग तरीके का मूवमेंट्स हमें देखने को मिले। यहाँ पर खासकर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज यानी कि जो भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, जो कॉलोनाइज्ड थे, उन कंट्रीज के बारे में बात की जाती है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ये चीज़ और भी ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग लिबरेशन के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए जो लड़ाई कर रहे थे, वहाँ पर महिलाओं का भी योगदान था। इस टाइम पीरियड से सबसे ज़्यादा पता चल रहा था कि महिलाओं को भी सारे चीज़ों में इंक्लूड करना ज़रूरी है, महिलाओं भी अपना योगदान दे सकती है। यहाँ पर जब हमारा सोसाइटी की बात करते हैं, ज़्यादातर जगहों पर हमें पेट्रियार्कल सिस्टम देखने को मिलती है। पेट्रियार्कल सिस्टम यानी कि जहाँ पर पुरुष जो होते हैं, मेल जो होते हैं, वो डोमिनेट करते हैं। यहाँ पर हमारा सोसाइटी में दो तरीके का सिस्टम होते हैं, एक है पेट्रियार्कल सिस्टम, दूसरा है मेट्रियार्कल सिस्टम। मेट्रियार्कल सिस्टम में जो डोमिनेट करती है वो है महिलाएं। जैसे हम नॉर्थ ईस्ट की खासी जनजाति को देखते हैं, इसी तरीके से। लेकिन हमारा जो पेट्रियार्कल सिस्टम है वहाँ पर मेल डोमिनेट करता है। वर्ल्ड के ज़्यादातर जगहों पर इस पेट्रियार्कल सिस्टम ही हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर जो महिलाओं का लाइफ सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया जाता है मेल्स के द्वारा। इस पेट्रियार्कल सिस्टम में भी बदलाव की ज़रूरत थी। यहाँ पर जो महिलाओं का काम है इसको भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। वहाँ पर वो लोग अगर कोई प्राइवेट डोमेन में काम करे तो उसको अंडर वैल्यू किया जाता था या फिर इग्नोर किया जाता था। अगर कोई भी महिला वर्क फोर्स में इंक्लूड की गई, यानी कि कोई महिला अगर बाहर जाकर कहीं काम कर रही है तो उसको अनइक्वल पे दिया जा रहा है, यानी कि जो पैसे हैं, पैसे भी कम दिए जाते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कि एक जगह पर कोई एक कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, एक महिला भी काम कर रही है, एक पुरुष भी काम कर रहा है। वहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको कम पैसा दिया जाता है और जो पुरुष होते हैं उनको ज़्यादा पैसा दिया जाता है, लेकिन काम वो लोग समान ही करते हैं। यानी कि यहाँ पर अनइक्वल पे का सिस्टम हमें देखने को मिलता है यहाँ पर, जिस वजह से जो महिलाएं हैं उनको लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है और उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट भी किया जाता था। तो वो सारे जो सिनारियो है हिस्टोरिकल टाइम में, जो भी चीज़ें हमने देखी है, वहाँ से बाहर निकलने के लिए लोगों ने कोशिश की है। बहुत सारे आंदोलन हुए थे, बहुत सारे महिलाओं ने ये सारे चीज़ों के विरुद्ध में जाकर खड़े हुए हैं, तब जाकर आज का जो हम समाज व्यवस्था देखते हैं यहाँ पर महिलाओं को भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो यहाँ पर जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, खासकर जो वोमेन है, वोमेन का जब डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट इंक्लूड करने की बात करते हैं, तो यहाँ पर मेन 3 एजेंसीज हम देखते हैं। 3 एजेंसीज के द्वारा ये जो महिलाओं का स्ट्रगल है इसको हम ख़त्म कर सकते हैं और इनको हम हमारे मेन स्ट्रीम जो डेवलपमेंट है इसमें इंक्लूड कर सकते हैं और उनके बीच में, महिलाओं में हम ऑटोनॉमी ला सकते हैं। ये जो 3 एजेंसीज है वो है द इंडिविजुअल, द स्टेट, द कम्युनिटी। इंडिविजुअल यानी कि वो खुद, जो महिला है वो खुद अगर चाहे वो अपने आप को मेन स्ट्रीम में ला सकती है, वो अपने खुद के एफर्ट के द्वारा अपने आप को आगे बढ़ा सकती है। फिर दूसरा जो है वो है स्टेट यानी कि जो हम कंट्री कहते हैं, नॉर्मली कंट्री को ही हम स्टेट कहते हैं। यहाँ पर स्टेट यानी कि राज्य नहीं है, स्टेट यानी कि एक ऐसा जुरिस्डिक्शन जहां पर रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कुछ कानून होते हैं, गवर्नमेंट होता है। अब यहाँ पर स्टेट का भी इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। स्टेट
महिलाओं को लेकर किस तरीके का रूल्स रेगुलेशन बनाती है, किस तरीके का पॉलिसीज बनाती है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि महिलाओं का डेवलपमेंट में किस तरीके का योगदान होगा। और तीसरा है कम्युनिटी। कम्युनिटी यानी कि आपके आसपास का जो समाज व्यवस्था है उसके बारे में बात की जा रही है। कम्युनिटी में हम लोग रहते हैं, कम्युनिटी का हिस्सा ही होती है महिलाएं। वो कम्युनिटी किस तरीके का सोच रखती है, महिलाओं को किस नज़रिए से देखती है, इसका भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि हमारा सरकार कितना भी रूल्स रेगुलेशन ला दे, इसको इम्प्लीमेंट तो कम्युनिटी लेवल पर ही होना है। इस वजह से कम्युनिटी की अगर हम सोच में सुधार देखेंगे तभी महिलाओं का डेवलपमेंट में योगदान ज़्यादा बढ़ेगा। ये जो 3 एजेंसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक महिलाओं को ऊपर लाने के लिए। एक है वो खुद, अगर वो खुद उसका खुद का इच्छा नहीं होगी तो वो आगे नहीं बढ़ सकेगी। फिर स्टेट है जो अपने लिए पॉलिसीज बनाएगी, रूल्स रेगुलेशंस तैयार करेगी। फिर है कम्युनिटी जो आपके आसपास के लोग होंगे। अगर ये तीनों एजेंसीज एक साथ मिलकर काम करती है तभी हमारे डेवलपमेंट आ सकता है, महिलाओं को हम डेवलपमेंट का हिस्सा बना सकते हैं। ये तीनों एजेंसीज को एक साथ मिलकर काम करना होगा। क्योंकि हमने हिस्टोरिकल टाइम में देखा है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन को नेग्लेक्ट किया गया है। यहाँ पर इनइक्वल अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड की जाती है वोमेन को। इस वजह से ये तीनों एजेंसीज का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बन जाता है हमारे महिलाओं को डेवलपमेंट के में हिस्सा बनाने के लिए। अब देखते हैं फ्रॉम वोमेन इन डेवलपमेंट टू जेंडर एंड डेवलपमेंट। अब ये जो पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी होती है। मैंने इसी वजह से इस क्लास को थोड़ा सिस्टमेटिकली अरेंज करने की कोशिश की है। पहले हम थोड़ा ओवरव्यू देखेंगे, फिर देखेंगे वोमेन एंड डेवलपमेंट में क्या क्या फीचर्स हम देखते हैं, फिर उसको किस तरीके से क्रिटिसाइज किया गया है, और बाद में हम जेंडर एंड डेवलपमेंट का जो पैराडाइम है उस तक किस तरीके से पहुंचते हैं, वहां पर किस तरीके का चेंजेस है वो भी हम देखेंगे। तो चीजों को सिस्टमेटिकली थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर जब हम वोमेन इन डेवलपमेंट की बात करते हैं, वोमेन इन डेवलपमेंट एक ऐसा पैराडाइम है जहाँ पर महिलाओं को इंक्लूड करने की बात की गई है। हम अगर इंडिपेंडेंस की बात करें, ज़्यादातर जो कंट्रीज़ है वो एक ही लगभग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास ही जाकर इंडिपेंडेंट होती है। तो वहाँ पर उस टाइम पीरियड का 1970s की अगर बात करें, वहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराडाइम आया था जो है वोमेन इन डेवलपमेंट। वोमेन इन डेवलपमेंट में जो महिलाओं का एक्टिविटी है, उनका जो डेवलपमेंट प्रोसेस में एक्टिविटीज़ है उसको इम्पोर्टेंस देने की बात की गई है। उनको फॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती है उसमें इंक्लूड करने की बात की गई है। उससे पुराने ज़माने में महिलाओं को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इतना ज़्यादा इंक्लूड नहीं किया जाता था। 1970s में हम पहली बार महिलाओं को ये सारे चीज़ों में हिस्सा बनाने की बात कर रहे थे। वो जो सिस्टम है, वो जो कॉन्सेप्ट है, उसको कहा जाता है वोमेन इन डेवलपमेंट। अब वोमेन एंड डेवलपमेंट के बाद धीरे धीरे लोगों को पता लगने लगा कि सिर्फ महिलाओं को हम डेवलपमेंट का हिस्सा बनाएंगे तब काम नहीं बनेगा। हमें उनको टोटल जेंडर इनइक्वलिटीज जो होती है उसको ख़त्म करना होगा। हमें डेवलपमेंट के स्ट्रक्चर में बदलाव लाने की ज़रूरत है। फिर धीरे धीरे वोमेन एंड डेवलपमेंट की जो सोच है, सिर्फ डेवलपमेंट का हिस्सा बनाना महिलाओं को, इससे हटकर फिर आया कॉन्सेप्ट जेंडर एंड डेवलपमेंट का। जेंडर एंड डेवलपमेंट में जेंडर इनइक्वलिटीज़ को ख़त्म करने की बात की गई है, हर जेंडर को इक्वल हक देने की बात की गई है, और जो डेवलपमेंट है उसके स्ट्रक्चर में, मेन स्ट्रक्चर में बदलाव लाने की कोशिश की गई है। इस वजह से हम कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस देखते हैं ये दोनों पैराडाइम्स में। वोमेन इन डेवलपमेंट से लेकर जेंडर एंड डेवलपमेंट तक बहुत सारे अलग अलग जेंडर इनइक्वलिटीज़ के प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया है। डेवलपमेंटल प्रोसेस में भी महिलाओं को इंटीग्रेट करने का जो अप्रोच है उसमें भी हमें बदलाव देखने को मिलता है। अब एक एक करके हम वोमेन इन डेवलपमेंट और जेंडर इन डेवलपमेंट, ये दोनों कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला हम देखते हैं वोमेन इन डेवलपमेंट।
वुमेन इन डेवलपमेंट में हमें क्या क्या मेन फीचर्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पर कौन सी चीज़ों के बारे में बात की जाती है। यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो 1970s में वुमेन इन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आगे आया, यहाँ पर वो डेवलप होने लगा। यहाँ पर पहली बार महिलाओं को डेवलपमेंटल प्रोसेस में इंटीग्रेट करने की बात की गई है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी बदलाव जब समाज में आता है तो अचानक से पूरी सारी बदलाव हमें देखने को नहीं मिलता है। स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना पड़ता है और स्टेप बाय स्टेप ही बदलाव आते हैं। तो पहला जो बदलाव था वो है वुमेन इन डेवलपमेंट, जो 1970s में देखा गया। वहाँ पर जो महिलाएं हैं, महिलाओं को इंटीग्रेट करने की बात की गई है डेवलपमेंटल प्रोसेस में। यहाँ पर जो भी काम है वहाँ पर काम में महिलाओं को इंक्लूड करना, यहाँ पर अलग अलग वुमेन्स प्रोडक्टिव जो कैपेसिटी है उसको डेवलपमेंटल एफर्ट में यूज करना, ये सारे चीज़ों के बारे में बात की गई है। बेसिकली महिलाओं को इंटीग्रेट किया गया है इस डेवलपमेंटल प्रोसेस में। फिर यहाँ पर एफिशिएंसी का लिए भी बात की जाती है। एफिशिएंसी यानी कि जो महिलाएं हैं उनका काम करने का पैटर्न अलग होता है, उनका पास कुछ स्पेशल स्किल्स होते हैं, कुछ स्पेशल एबिलिटीज होते हैं। जैसे हम देखते हैं अगर कोई सिलाई बुनाई का काम हो तो ये महिलाएं बेहतर कर सकती है मेल के मुकाबले। तो इस वजह से अलग अलग हिस्सों में जहाँ पर महिलाएं ज़्यादा एफर्ट दे सकती है, ज़्यादा इफेक्टिव है, वो सारी चीज़ें हमें पहले ढूंढ कर निकालनी है और वहाँ पर उनको इंक्लूड करने की बात की गई है। यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ में जो कंट्रीब्यूशन है वो भी महिलाओं को आगे बढ़ाया गया है। फिर यहाँ पर बात की जाती है प्रैक्टिकल इंटरवेंशन की। अब प्रैक्टिकली जो भी माइक्रो एंटरप्राइज है या फिर इनकम जनरेशन प्रोजेक्ट्स है वहाँ पर महिलाओं को इंक्लूड किया गया था इस टाइम पीरियड पर। ये वुमेन इन डेवलपमेंट जो सिस्टम है इसके इंक्लूड करके इसके अंडर में ये सारी चीज़ें देखी गई है। यहाँ पर जो पॉवर्टी एविलिएशन है, यहाँ पर सोचा गया कि अगर हमें गरीबी को ख़त्म करना है, जड़ से ख़त्म करना है, तो महिलाओं का स्टेटस को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। इस वजह से भी महिलाओं को सारे प्रोजेक्ट्स में इंक्लूड करने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया गया था। लेकिन ये जो वुमेन इन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है इसका बहुत सारा क्रिटिसिज्म में भी बाद में उठकर आया था। यहाँ पर जो सबसे पहला क्रिटिक था वो है सुपरफिशियल इंक्लूजन। सुपरफिशियल इंक्लूजन यानी कि यहाँ पर जो भी बताया जा रहा था वो इतना ज़्यादा प्रैक्टिकली संभव नहीं था। यहाँ पर बताया जा रहा था कि वुमेन को अगर हम इंक्लूड कर दे तो सब कुछ सही हो जाएगा, पॉवर्टी ख़त्म हो जाएगी, लोगों का डेवलपमेंट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पर हमें कुछ स्ट्रक्चर में भी बदलाव की ज़रूरत थी, क्योंकि हमारा जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो पेट्रियार्कल है, वो मेल डोमिनेट कल्चर हमें देखने को मिलता है। इस वजह से हमारा जो जेंडर डिस्पैरिटीज है वो उस तरीके से ही रह गई। महिलाओं को तो इंक्लूड करने की बात की जा रही है, लेकिन जो मेल डोमिनेट सोसाइटी है वो ये सारे चीज़ों को मानने को तैयार ही नहीं था। इस वजह से हमें एक ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच की ज़रूरत है। वुमेन इन डेवलपमेंट से बेहतर एक अप्रोच की भी ज़रूरत है। यहाँ पर हमें लैक ऑफ एजेंसी भी देखने को मिलता है। लैक ऑफ एजेंसी यानी कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो सिर्फ पैसिव बेनिफिशियरी है, यानी कि यहाँ पर मेल्स जो है वो महिलाओं को इंक्लूड करेंगे सारे प्रोसेस में। महिलाएं खुद चीज़ों को, लोगों को रिक्रूट नहीं कर सकती है, वो खुद ब खुद चीज़ों को गेन नहीं कर सकती है। इस वजह से महिलाओं को एक पैसिव बेनिफिशियरी की तरह देखा जा रहा था इस वुमेन इन डेवलपमेंट में। जहां पर वुमेन इन डेवलपमेंट में महिलाओं को कुछ सुविधा दी जाएगी, वो लोग सिर्फ इसको एक बेनिफिशियरी की तरह गैदर करेंगे। यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात नहीं की जा रही थी। यहाँ पर महिलाओं को जो एम्पावर करने की बात की जा रही थी वो बहुत ही चैलेंजिंग था। यहाँ पर जो सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है हमारा सोसाइटी का वो ये सारे चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, और वुमेन इन डेवलपमेंट का जो सिस्टम है जहाँ पर महिलाओं को इतनी ज़्यादा आगे बढ़ाने की बातें की जा रही थी वो सारे इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं बन रहे थे।
फिर ये वोमेन इन डेवलपमेंट का जो भी प्रॉब्लम्स है इसको खत्म करने के लिए आगे आता है एक नया पैराडाइम जो है जेंडर एंड डेवलपमेंट। अब जेंडर एंड डेवलपमेंट में जो भी वोमेन इन डेवलपमेंट का कमियां थी उसको फुलफिल करने की कोशिश की गई थी। यहां पर हम देखते हैं शिफ्ट टू स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ये जो जेंडर एंड डेवलपमेंट है जिसको हम GAD के भी कहते हैं, ये 1980s और 1990s में हमें ये चीज देखने को मिली। वुमेन इन डेवलपमेंट से वुमेन इन डेवलपमेंट का जो अप्रोच है वो बदलकर जेंडर एंड डेवलपमेंट में आकर पहुंचा था। यहाँ पर जेंडर एंड डेवलपमेंट में हमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिली थी। यहाँ पर जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, ये सारे स्ट्रक्चर में जेंडर इनइक्वालिटी को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। यानी कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको सारे जगहों में, सारे स्ट्रक्चर में इंक्लूड करने की बात की जा रही थी। जैसे अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में हम देखते हैं बहुत सारे अलग अलग रिजर्वेशन पॉलिसीज, जहाँ पर 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा महिलाओं का सीट अलग अलग जगहों पर रिजर्व किया गया था। इस तरीके से वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में जेंडर इनइक्वालिटीज को खत्म करने के लिए पॉलिसीज लाई जा रही थी। और यहां पर जो हमारा स्ट्रक्चर है, मेन स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की बात की जा रही थी, जहां पर सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में महिलाओं का योगदान मैंडेटरी करने की कोशिश की जा रही थी। यहां पर जो दूसरा पॉइंट है वो है फोकस ऑन जेंडर रिलेशन। यहां पर अब जेंडर रिलेशन के ऊपर फोकस किया जा रहा है। पहले जब हम देखते हैं वुमेन इन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, वहां पर सिर्फ महिलाएं एक पैसिव रिसीवर्स थी, वहां पर उनको सिर्फ कुछ सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही थी। लेकिन अब जेंडर एंड डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट के अंडर में जेंडर रिलेशन के ऊपर फोकस किया जा रहा है। यहाँ पर जो भी मेल एंड फीमेल है उन दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जा रहा है, उनका एक दूसरे के साथ रिलेट किया जा रहा है और पावर डायनामिक्स में, यानी कि जो पावर स्ट्रक्चर है उसमें महिलाएं और पुरुष, ये सारे लोगों को एक साथ रखने की बातें की जा रही है। यहाँ पर ये जो फोकस है, इस फोकस के वजह से जो जेंडर नॉर्म्स है, जिस तरीके से हमारा समाज व्यवस्था सोचता है महिलाओं के बारे में, वो धीरे धीरे कम होने लगा। यानी कि जैसे महिलाएं काम नहीं कर सकती है, महिलाएं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में अपना हाथ नहीं बटा सकती, इस तरीके का जो सोच था वो स्ट्रक्चर में बदलाव आया। यहाँ पर जेंडर रिलेशन में, लोगों का सोच में, यहाँ पर नॉर्म्स में, ये सारी चीज़ों में हमें बदलाव देखने को मिले। फिर हम देखते हैं पार्टिसिपेटरी अप्रोच। पार्टिसिपेटरी अप्रोच में जेंडर एंड डेवलपमेंट के अंडर में महिलाओं का पार्टिसिपेशन मैंडेटरी कर दिया गया था। जैसे लोकल कम्युनिटीज में, यहाँ पर अलग अलग डेवलपमेंट में महिलाओं को इंक्लूड करने की बात की गई है। मैंने अभी आप बताया है कि जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इंडिया का, यहाँ पर महिलाओं का सीट रिजर्व्ड कर दी गई है। लोकल लेवल पे जैसे पंचायत सिस्टम या फिर जो म्यूनिसिपैलिटी एरिया, वहाँ पर सीट्स को रिजर्व कर दिए गए थे कि महिलाओं को इतने प्रतिशत महिलाएं अब डेवलपमेंट का हिस्सा बनेगी। इस तरीके से पार्टिसिपेटरी अप्रोच अपनाया गया था, खासकर लोकल कम्युनिटी लेवल पर, ताकि महिलाओं को लोग अब उस निचले दर्जे से ना देखें, महिलाओं को भी इक्वली हक मिले और वो लोग सारे डेवलपमेंट का हिस्सा बने। इस तरीके से स्मॉल स्केल लोकल प्रोजेक्ट्स, ये सारे जगहों पर अलग अलग तरीके का इनिशिएटिव लाए गए थे ताकि महिलाओं को इंक्लूड किया जा सके। अब हम देखते हैं जेंडर डेवलपमेंट एंड जस्टिस। अभी तक हमने वुमेन इन डेवलपमेंट, जेंडर एंड डेवलपमेंट, ये सारे पैराडाइम के बारे में बात की है। वहाँ पर वो चीज़ें बहुत ही कारगर साबित हुई और आज के टाइम पर हम देखते हैं कि जेंडर का जो कॉन्सेप्ट है, जेंडर इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत आगे बढ़ चुका है। यहाँ पर और एक कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना होगा, वो है जेंडर डेवलपमेंट एंड जस्टिस। जस्टिस यानी कि न्याय। यहाँ पर न्याय के साथ हमारा जेंडर का क्या रिलेशन है, किस तरीके से जेंडर को जस्टिस मिल सकता है डेवलपमेंट में, हम किस तरीके से जेंडर को इंक्लूड कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वो है जस्टिस एंड जेंडर इक्वालिटी।
यहाँ पर जेंडर इक्वलिटी बेसिकली होता क्या है? जेंडर इक्वलिटी एक ऐसा पोजीशन है जहां पर मेल एंड फीमेल ये दोनों को इक्वली हक दिया जाता है। यहाँ पर उनके पर्सनल एबिलिटीज को डेवलप करने की बात की जाती है, उनको चॉइसेस दी जाती है, और जो भी हमारा स्टेरियोटाइपिकल सोच है, हमारा जो पुराने ज़माने का सोच है, जो हमारी रिजिड विचारधारा है, कोई जेंडर रोल को लेकर कुछ रिजिड सोच है, ये सारे सोच को जब हम बदलते हैं और दोनों जेंडर को इक्वली ट्रीट करते हैं, तब इसको कहा जाता है जेंडर इक्वलिटी। अगर हम देखते हैं कि हमारे घर में जो महिलाओं को देखा जाता है कि सोचा जाता है कि महिला सिर्फ घर का काम करेगी और जो पुरुष है वो जाकर बाहर कमाएंगे, तो इस तरीके का जो सोच है ये एक स्टीरियोटाइप है, ये हमारे जेंडर रोल को दर्शाता है। तो इस सोच में भी बदलाव लाने की बात की गई है। जेंडर इक्वलिटी के द्वारा हम दोनों जेंडर को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगे, उनको हम एक जैसा नहीं सोचेंगे। सिर्फ इतना नहीं कि हमें उनको इक्वली सोचना है, बल्कि हमें इक्वल राइट्स, उनको इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करना होगा। हर जेंडर को हमें इक्वल राइट्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर इस तरीके का चीजें हम करेंगे तभी महिलाओं को जस्टिस मिलेगा, जो भी जेंडर है उसको जस्टिस मिलेगा। यहाँ पर स्टेट का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अगर हम जस्टिस की बात करें, जस्टिस के लिए स्टेट का रोल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेट बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, पॉलिसीज बनाती है। ये सारे पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशन के द्वारा महिलाओं का जो सिस्टम है, उनका जो डेवलपमेंट में हिस्सा है या फिर उनका जो हक है, उसको हम उनको दे सकते हैं। तो स्टेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट महिलाओं को फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकती है, रिसोर्सेस प्रोवाइड कर सकती है, ताकि वो खुद ब खुद आगे बढ़ सकते हैं। ये सारे चीज़ों के वजह से हम देखते हैं कि महिलाओं का इंटरेस्ट, अगर स्टेट का रोल रहा महिलाओं को आगे बढ़ाने में, तब महिलाओं को इंटरेस्ट बढ़ सकता है अपने डेवलपमेंट के प्रति, और वो लोग खुद ब खुद आगे बढ़कर योगदान कर सकते हैं। फिर है पॉलिटिकल प्रोसेस एंड वुमेन एजेंसी। यहाँ पर पॉलिटिकल प्रोसेस में भी महिलाओं का हिस्सा बनाने की बात की गई है। जैसे रिजर्वेशन के द्वारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में महिलाओं का रिजर्वेशन दिया गया था, इसी तरीके से हम आज देखते हैं पार्लियामेंट में भी महिलाओं का सीट रिजर्व है। यानी कि पॉलिटिकल प्रोसेस में महिलाओं को इंक्लूड करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर एक मेल सेंटर्ड जो सोसाइटी है, इसको बदलकर वहाँ पर फीमेल्स को भी हर जगह पर, खासकर पॉलिटिकल प्रोसेस में इंक्लूड करने की बात की जा रही है। क्योंकि डेमोक्रेसी में हर किसी का इक्वल वोटिंग राइट्स होते हैं, वो मेल हो या फिर फीमेल, तो उनको भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में यानी कि पॉलिटिकल प्रोसेस में इक्वल हक मिलना चाहिए। फिर हम देखते हैं कम्युनिटेरियन वर्सेस इंडिविजुअलिस्टिक व्यू। कम्युनिटेरियन व्यू यानी कि जहां पर कम्युनिटी किस तरीके से सोचती है, और इंडिविजुअलिस्टिक व्यू यानी कि यहां पर एक इंडिविजुअल किस तरीके से सोचता है, ये दोनों को अलग रखा गया है। कम्युनिटेरियन व्यूज को हमें आजकल आगे बढ़ाना है। कम्युनिटी किस तरीके से सोचता है, वो वुमेन के डेवलपमेंट को किस तरीके से आगे बढ़ाता है, इसके बारे में हम आजकल ज़्यादा फोकस करते हैं। इस कम्युनिटेरियन व्यू के द्वारा हम देखते हैं कि जो भी महिलाएं हैं उनको लोकल कम्युनिटी लेवल पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, क्योंकि रिजर्वेशन हो या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी हो, ये सारे चीज़ों के वजह से कम्युनिटी में आजकल महिलाओं का बहुत ज़्यादा हम मूवमेंट्स देखते हैं और महिलाओं का योगदान हमें देखने को मिलता है। फिर हम देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ डेवलपमेंट एंड जस्टिस। अब डेवलपमेंट एंड जस्टिस ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। हम अगर पॉलिटिकल प्रोसेस की बात करें, पॉलिटिकल प्रोसेस के वजह से हमारा आइडिया ऑफ जस्टिस डेवलप होता है। यहाँ पर रोल ऑफ वुमेन जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है हमारे सोसाइटी में, तो महिलाओं का जो योगदान है इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे जस्टिस का कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉलिटिकल प्रोसेसेस में अलग अलग तरीके का रूल्स रेगुलेशंस तैयार करके महिलाओं को डेवलप करने की बात यहाँ पर की जाती है।
लेकिन ये सारे इनिशिएटिव के बावजूद भी महिलाओं को जस्टिस दिलाना, जो जेंडर जस्टिस है, वो बहुत एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है आज के टाइम पर भी, क्योंकि मेल हमारे सोसाइटी में ज़्यादातर डोमिनेट करते हैं। पॉलिटिकल प्रोसेसेस में फीमेल्स है, लेकिन जो डोमिनेट करता है वो होता है मेल। ये सारे चीज़ों के वजह से महिलाओं का जो एक्टिव पार्टिसिपेशन और रिप्रेजेंटेशन है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जस्टिस के लिए भी ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। अगर महिलाएं खुद ब खुद आकर आगे बढ़ेंगी, आगे बढ़कर आगे अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने की कोशिश करेगी, वो लोग पार्टिसिपेट और रिप्रेजेंट करेगी, तभी उनका डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो सकता है और उनको इक्वल हक मिल सकता है। तो ये जो जेंडर डेवलपमेंट एंड जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर बेसिकली जस्टिस के साथ जेंडर और डेवलपमेंट को मिक्स करके देखा जाता है। तो आज का ये जो क्लास है, यहाँ पर मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझाया है। आप लोगों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग भी लग सकता है, क्योंकि पहली बार जब हम ये सारे चीज़ें पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा बहुत दिक्कत होती है। अब अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रही है तो आप वापस से क्लास को रिपीट करके देखना। यहाँ पर कुछ नोट्स दिए गए हैं, इनको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेना, आपको चीज़ें और भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। तो आज का ये जो क्लास है ये MPS 003 के अकॉर्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको थोड़ा आराम से अच्छी तरीके से नोट बना के पढ़ लेना। तो आज का क्लास मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर क्लास अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।